जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित वीडियो है, भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो है, इंडियन पॉलिटी का वीडियो है। ये आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, जहां पर भी आपको जीएस पूछा जाता है, सभी जगह आपके पॉलिटी के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न तो प्रत्येक परीक्षा में रहते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स हो या पीएससी एग्ज़ाम्स हो। लेकिन यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी आयोग जो परीक्षाएं करवाता है, उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का जो वेटेज है बहुत अच्छा खासा है। 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इसको कर ले जाते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाते हैं, जो कि लोग करते भी हैं, ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो प्री वाला जो पोर्शन है उसमें आपका सिलेक्शन मतलब बढ़ जाती है संभावनाएं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इसका चौथा पार्ट है ये, ठीक है। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप आई पे क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा सारा। इसके अलावा भी मैंने हिंदी हिस्ट्री करवा रखा है, ज्योग्राफी करवा रखा है, ठीक है, पॉलिटी ये करवा ही रहा हूँ, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला भी करवा रहा हूँ। तो सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, प्लेलिस्ट आप देखिए और उसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है। ये जीएस दृष्टि घटना चक्र का है ये, ठीक है, घटना चक्र की ये बुक है ये। अभी इसकी सामान्य विज्ञान की भी आई है ये, ठीक है। अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे तो उसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक। चलिए, तो इसको हम शुरू करते हैं ये, ठीक है। ये यूपी के भी एग्ज़ाम में भी काम आएगा, जहाँ भी जीएस पूछा जाता है सब जगह काम आएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रस्तावना उद्देशिका प्रारंभ कर दिया था। उद्देशिका से हर बार एक प्रश्न आपको यूपीपीसीएस में या आरओ में मिलता है, मतलब एक प्रश्न पक्का पूछना ही है। 2 हो जाए 3 हो जाए तो अलग बात है। हमने प्रस्तावना के बारे में चर्चा कर लिया था कि क्या है, कैसे है। ये प्रस्तावना वही है, उद्देशिका वही है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको पारित किया गया था, पेश किया गया था। पारित तो वो 1947 में हुआ था, ठीक है, 22 जनवरी को। वही उसी में काट छाँट करते हुए इसको उद्देशिका बना दिया गया, ठीक है। इसको प्रस्ताव बना दिया गया, प्रस्तावना, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बार देख लीजिए, पढ़ लेते हैं इसको। आप मगअप कर जाइए, मतलब आपको एक एक शब्द इसके अक्षरशः याद होने चाहिए। नहीं याद है वो आपकी कमजोरी है, लेकिन याद होने चाहिए आपको, ठीक है। पढ़ता हूँ मैं एक बार, आप सुनिए और याद कीजिए, सामने लिख लीजिए इसको बोर्ड पे, जहाँ भी स्टडी टेबल है आप लगा लीजिए इसको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो शब्द है ना, कीवर्ड, इनको याद रखिए। ये कीवर्ड आपको हर जगह काम आते हैं, आपको प्री में तो काम आएंगे ही, ठीक है, मेंस में भी ये कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जहाँ भी आपको सोशल जस्टिस या सोसाइटी की बात आती है, इन सभी कीवर्ड्स को आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, और इन्हीं कीवर्ड्स का प्रयोग करते हुए नंबर अच्छे पाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कितना भी कुछ भी लिख दीजिए मेंस में, लेकिन अगर आप कीवर्ड आपके आंसर में नहीं दिख रहा है, तो आपका जो आंसर है वो अधूरा माना जाएगा और कम नंबर मिलेगा आपको, जनरल मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 नंबर या 2.5 नंबर इस तरीके से देगा। लेकिन कीवर्ड अगर आपने लिखे हैं, सारे डायमेंशन आपने दिखाए हैं, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, तो 4 से 5 नंबर भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये अंतर होता है। अगर आप 1 नंबर भी अगर आपने एक्स्ट्रा मार्क्स अपने उसमें ले लिया, तो आप सोचिए कि 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 नंबर आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बहुत आगे निकल जाएंगे आप, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये कीवर्ड्स याद रखिएगा। ये सारे जितने भी इसमें कीवर्ड आए हुए हैं, इन सब की मैंने व्याख्या कर रखी है। एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, सारा मैंने बताया हुआ है। प्रस्तावना न्यायशास्त्र देखिए कैसे क्या है। बेरूबारीवाद होता है 1960 में। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए, इनसे पूछा जाता है प्रश्न, जैसे कि प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी इसी में कहा गया है। ये जो बेरूबारीवाद हुआ था, इसी में कहा गया था। प्रस्तावना जो है बहुअर्थी शब्दावली अनुच्छेदों को समझने में सहायक है, ये भी कहा गया था।
परंतु प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। ये कहाँ कहा गया था? तो सबसे पहले जो ये वाद हुआ था उसमें आया था ये बेरूबारी वाद। ये बेसिकली क्या है, ये कुछ एक जगह है बंगाल में इधर, ठीक है, उसको पाकिस्तान, मतलब तब तो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय तो, ठीक है, ये जो बांग्लादेश बना है ये तो 1971 में आया अस्तित्व में, उससे पहले तो वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान को देने के लिए बेरूबारी वाद इसलिए हुआ कि वहाँ पे एक जगह है बेरूबारी, उसको देने के लिए शायद कुछ मतलब संविधान संशोधन किया गया था, क्योंकि बिना संविधान संशोधन किए हुए आप दूसरे जो देश को नहीं दे सकते हैं आप अपनी ज़मीन, तो वो किया गया था, उसी को चैलेंज किया गया था ये, ठीक है, उसी को चैलेंज किया गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे निकल कर आईं। एक तो ये निकल के आया कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कही जाती है प्रस्तावना बहुअर्थी शब्दावली अनुच्छेदों को समझने में सहायक होती है। और ये जो मेन पार्ट निकल के आया कि कहा गया कि भाई जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये किस में कहा गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है, इससे पूछता है, प्री में प्रश्न पूछता है। उसके बाद आता है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में जो शेड्यूल 9 में बहुत सारे जो ये भूमि सुधार से संबंधित कानून थे, उनके ऊपर जो है ये बेरूबारी, ये केशवानंद भारतीवाद हुआ, ठीक है, बहुत फेमस वाद है ये। इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। जो संविधान का मूल ढांचा वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट आया वो यहीं से आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप संविधान में जो संशोधन है वो संसद को है अधिकार, शक्ति है, उसको कर सकती है वो, लेकिन संविधान के जो मूल ढांचा है जो संविधान का, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट आया, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। आप करिए जो भी अमेंडमेंट करना है आपको, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट, वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको आप छू नहीं सकते हैं, उसको हिला नहीं सकते हैं। ये आया था किसमें, केशवानंद भारतीवाद में। तो ये महत्वपूर्ण है, ये मेंस में भी पूछा जाता है और उसमें ये कोड भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। बेरूबारी में क्या बोला था, नहीं है, यहाँ बोला है, ठीक है। एसआर बोमई वाद हुआ था 1994 में, इसमें भी बोला था कि भाग है। और यहाँ पे पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण, वही जो मैंने बताया कि जो बेसिक जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मूल लक्षण की जो बात कर रहे हैं वो यही है। अब उसमें जैसे कई वाद हुए हैं, कई सारे वाद हुए हैं, जिनमें कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, अगर आप एम लक्ष्मीकांत वाली जो वो है प्लेलिस्ट है उसको देखिए, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, हल्के में बता दे रहा हूँ। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन बताएगा भैया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है? तो अपने विभिन्न वादों में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मतलब कही है कि मैं डिसाइड करूँगा, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कौन सा नहीं है। तो वो समय समय पर बताया है उसने। अब जैसे एसआर बोमई में उसने बोला कि पंथ निरपेक्षता जो है वो मूल सिद्धांत है, यानी मूल लक्षण है, तो आप उसको छेड़ नहीं सकते। भारतीय जीवन बीमा वाद 1995 में हुआ था। तो ये प्रस्तावना को संविधान का अखंड भाग माना था, या आप उसको अलग नहीं कर सकते। प्रस्तावना जो है वो विधायिका को शक्ति स्रोत नहीं है, यानी कि वो विधायिका को शक्ति नहीं प्रदान करता है, विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध भी नहीं लगाता है वो, ठीक है। यह गैर न्यायिक है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि आप इसको न्यायालय में आप इसको वो नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम सूची अनुसूची पे, शेड्यूल्ड, ठीक है। शेड्यूल्ड शुरुआत में जब आया था, संविधान हमारा जब लागू हुआ था, ठीक है, उस समय जो मूलतः 8 ही अनुसूचियाँ थीं, ठीक है, 8 ही अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद अभी तक कुल मिला के 4 अनुसूचियाँ और ऐड हो गई हैं। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियाँ अपने संविधान में विद्यमान हैं, ठीक है। अगर पूछे आपसे कोई कि इस समय वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हम अनुसूचियाँ क्यों लाई गई बेसिकली। तो कई सारी चीज़ें ऐसी थी कि संविधान में हर भाग में कुछ न कुछ लगाया गया, हर भाग में कोई न कोई प्रावधान जोड़े गए, अनुच्छेद जोड़े गए। कुछ चीज़ें जो बच जा रही थी या कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको कि मतलब बहुत आवश्यक थी, तो उनको उनके बारे में जो जानकारी है वो अनुसूचियों में डाला गया कि भाई आप वहाँ से वहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो इसलिए ये अलग से लगाई गई उसमें, अलग से इन द सेंस जब संविधान बन रहा था उसी समय ये बनाई गई, ठीक है।
अलग से मतलब ऐसा नहीं है कि संविधान के बाद ही जोड़ी गई, ऐसा नहीं है। संविधान बनने के बाद तो सिर्फ 4 अनुसूचियाँ उसमें जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, ये भी बताऊँगा मैं आगे। तो पहली अनुसूची देखिए संघ राज्य से संबंधित है। दूसरी जो है वो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को जो मिलने वाला वेतन है उससे संबंधित है। ठीक है। तीसरी शपथ प्रारूप से संबंधित है। चौथी में राज्यसभा में जो सीटें आवंटन होती हैं राज्यों को, उससे संबंधित है। पाँचवीं जो है ये SC ST क्षेत्र के जो हैं वो प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है, 5वीं अनुसूची। छठवीं जो है वो AM-TM की बात करता है, AM-TM। कहीं कहीं पे आपको ATM स्क्वायर भी मिलता है, तो ये नाम याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछता है, पूछा भी गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, इनके बारे में 6वीं अनुसूची में बात करता है ये। अभी आपने देखा होगा लद्दाख जो है, लद्दाख में, ठीक है, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, देखिए उनका नाम याद नहीं है, जो 3 इडियट्स में जिनके ऊपर मूवी बनी है, देखिए नाम याद नहीं आ रहा है। तो उनको उन्होंने अभी इस लद्दाख को शेड्यूल 6 में सम्मिलित करने के लिए वो अनशन भी किया था, याद होगा आपने, बहुत न्यूज़ में था अभी जब ये चुनाव होने वाला था, उससे जस्ट पहले की बात है ये। ठीक है, तो ये शेड्यूल 6 क्या है आगे हम पढ़ेंगे अगर आएगा इसमें तो, नहीं तो मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है, तो ये AM-TM के बारे में बात करता है, ये वहाँ पे जो जनजातियाँ हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो अलग अलग दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं, उनकी बात करता है ये। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। ठीक, 9वीं अनुसूची 1951 में पहली बार जोड़ी गई, जब पहला संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन, उसके द्वारा जोड़ी गई ये 9वीं अनुसूची। ठीक है, इसमें वही भूमि सुधार वाले जो जितने भी नियम कानून थे उनको सबको इसमें डाला गया। ठीक है, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का ये विधि मान्यीकरण हुआ है। ठीक, 10वीं जो है वो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जो दल परिवर्तन वाला जो था ना, दल बदल वाला एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बारे में उपबंध करती है 10वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं जो है वो 73वां संविधान संशोधन हुआ, तो ग्राम सभा के लिए, ग्राम पंचायतों से संबंधित जितने भी विषय थे उनको उसमें डाला गया। कितने? 29। ठीक है, और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित थी, उसमें 18 विषय हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लाइक कीजिएगा यार, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़, इसको बढ़ाइए यार आगे। आप लोग बढ़ाते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं होता है आपसे, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप जो है वो कहाँ दिया गया है? अनुसूची 3 में नहीं है वो। ठीक है, कुछ संवैधानिक पद ऐसे हैं जिनका संविधान की तीसरी अनुसूची में उनका शपथ वो वर्णन नहीं है, वो शपथ का प्रारूप। जैसे उनमें से एक है ये राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, ये लोग हैं, इनकी जो है उसमें चर्चा नहीं की गई है, इनको अलग से इनके अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद इसका, जैसे राष्ट्रपति का 60 है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का भी है, याद नहीं है मुझे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो ये है। संघ सूची में वर्तमान में अभी 97 विषय हैं। ठीक है, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 98 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 और जो समवर्ती सूची है वो 47। ठीक है, राज्य सूची और ये सब सारी चीज़ें मैंने बताया है, अब देख लीजिए प्लेलिस्ट में, M लक्ष्मीकांत वाली। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख करता है ये। ठीक है, 14 जो मूल रूप से भाषाएं थी, ये जो भाषाएं हैं 14 भाषाएं जब संविधान बना था, शुरुआत में लागू हुआ उसी समय से हैं, लेकिन उसके बाद 8 भाषाएं अलग अलग समय पर अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना ही, और इनका पूछा भी जाता है, क्रम पूछा जाता है। अभी शायद पूछा भी था किसी में कि कौन सी जो है वो क्रम वाइज पहले जोड़ी गई या बाद में जोड़ी गई, इस तरीके से। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 के तहत, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, सिंगल। ठीक है, 71वां जो हुआ था 1992 में, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इसको आप किसी भी तरीके से MNK या ऐसे करके भी याद कर सकते हो, KNM या कुछ भी आप बना लीजिए कि ये 71वें संविधान संशोधन, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत BDMS यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, ये भाषाएं 92nd जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके तहत ये करी गई थी, ये मतलब जोड़ी गई थी। ठीक, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, शासन प्रणाली की बात करते हैं। तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए शासन प्रणाली जो है वो, शासन प्रणाली प्राचीन रूप में तो जैसे अगर आप बहुत पहले जाइए, प्राचीन में क्या होता था, तो राजतंत्र हुआ करता था, ठीक है, राजतंत्र होता था, शासक या राजा जो भी कहिए आप, ठीक है, पद वहाँ पे वो आनुवांशिक होते थे, सत्ता का जो स्रोत स्वयं राजा ही हुआ करता था, वही डिसाइड करेगा, सारी चीज़ें वही डिसाइड करेगा, अपना उत्तराधिकारी भी वही बताता था कि ये है हमारा उत्तराधिकारी, ठीक है। उदाहरण जैसे आप देख लीजिए, अभी भी हैं ये, यहाँ पे अभी भी है राजतंत्र, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे राजतंत्र चल रहा है एकदम, मतलब धड़ल्ले से बाकायदा चल रहा है एकदम सक्सेसफुली, है ना। जैसे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान, ये सब में क्या है, ये सब राजशाही हैं यहाँ पे, ठीक है, राजतंत्र बोलते हैं। आधुनिक स्वरूप में देखिए तो लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र भी है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे एक तो होता है कि जहाँ पे प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, और एक होता है जहाँ पे राष्ट्रपति प्रमुख होता है, ठीक है, लोकतंत्र में भी। तो उस तरीके से देखिए बताया गया है, यहाँ पे पद योग्यता आधारित होता है, सत्ता का जो स्रोत होता है वो जनता होती है, हम भारत के लोग, हमारे जो उद्देशिका में कहा गया है ना, हम भारत के लोग, तो जो शक्ति है स्रोत वो कहाँ से मिल रही है, तो वो जनता से मिल रही है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक, यानी कि राष्ट्रपति वहाँ का सर्वे सर्वा होता है। अपने यहाँ राष्ट्रपति सर्वे सर्वा नहीं है, नाम मात्र के हैं वो, ठीक है, नाम मात्र, और जो एक्चुअल जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं सारी शक्तियाँ, ठीक है। ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस इत्यादि, इन सब में जो है आपको ये लोकतंत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मिलेगा, ठीक है, ये सारे देशों में, ठीक। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, तो मैंने अभी जैसे बताया, एक तो अध्यक्षीय होता है, ठीक है, अध्यक्षीय प्रणाली होती है, और एक होती है संसदीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या है कि राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है, शासनाध्यक्ष जो है वो सरकार का प्रमुख होगा, तो ये राष्ट्रपति है, दोनों एक ही हो सकते हैं। ये राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, जैसा कि आप अमेरिका में देखिए, अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, तो देखिए कैसे ये बाइडन और ट्रंप आपस में बहस मतलब कर रहे हैं, डिस्कशन वो कर रहे हैं, आर्गूमेंट, और उसमें एक दूसरे को मतलब पुल डाउन कर रहे हैं, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, इस तरीके से। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यूएसए ही है इसका, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का। संसदीय शासन प्रणाली भारत में है, ठीक है, भारत में आपको देखने को मिलेगी, यूके में देखने को मिलेगी, ठीक है, यूके से ही लिया है भारत ने, 200 वर्षों तक राज किया, तो वही प्रणाली हमने अपना ली, क्योंकि अध्यक्षीय प्रणाली अपनाने में बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, ठीक है, तो इसलिए संसदीय प्रणाली ही अपनाई गई। तो इसमें राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख अलग होता है, ठीक है, नामित होगा, राजा होगा, जो भी होगा राष्ट्रपति होगा, ठीक है, ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, जैसे यूके में राजा है, ठीक है, लेकिन अपने यहाँ राष्ट्रपति हैं। और जो सरकार का जो प्रमुख होगा वो जो है प्रधानमंत्री होगा, और राज्य की जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के पास ही रहती हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ब्रिटेन और भारत। अभी ब्रिटेन में देखिए वो सुनक जो है वो, ऋषि सुनक, उनकी सत्ता चली गई, ठीक है, अब लेबर पार्टी आ गए, वो उनका नाम बताइएगा आप कमेंट करके जो बने हैं यूके के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ राज्य के महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं राज्य के। तो संप्रभुता क्या है बेसिकली, संप्रभु का मतलब होता है कि जो मतलब राज्य अपने बाह्य और आंतरिक जो उसके निर्णय हैं वो निर्णय किसी के प्रभाव में न ले, यानी कि कोई बाहरी देश बोले कि आप ऐसा करिए तो आप ऐसा करें, इनसे संबंध बनाइए तो ऐसा संबंध करिए, इनसे व्यापार करिए तो आप करेंगे। तो कहने का मतलब आपका अपना निर्णय कोई नहीं है। जब आपका अपना निर्णय नहीं होता तो आप संप्रभु राष्ट्र नहीं होते हैं, आप फिर मतलब किसी न किसी के अधीन काम कर रहे हैं। लेकिन भारत क्या है, आप देखते हैं कि आज़ादी के बाद से ही ये संप्रभुता इसकी बनी रही, ठीक है, कायम है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो भी निर्णय होता है, जो भी डिसीज़न होता है, विदेशी नीति के बारे में हुआ, व्यापार के बारे में हुआ, या किसी अन्य विषय पर कोई हस्तक्षेप भारत स्वीकार नहीं करता है बाहरी देशों का। यहाँ तक कि भारत जो है वो सीधे सीधे जवाब भी दे देता है, ठीक है, चाहे अमेरिका हो या पश्चिमी यूरोपीय देश कोई से भी हो, ठीक है। तो राज्य में सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या और भूभाग ये सब मिलके जो है राज्य का निर्माण करते हैं, ठीक। देखिए परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देख लिए। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या होता है, कैबिनेट प्रणाली, ठीक है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का अन्य नाम क्या होता है, तो वही प्रेसिडेंशियल, ठीक। संसदीय प्रणाली के जनक किससे माना जाता है, तो ब्रिटेन को। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत मैंने बता दिया आपको, जनता। भारत एक गणतंत्र है, यह आशय है, तो इसका क्या मतलब हुआ, गणतंत्र का मतलब हुआ कि जो
राज्य या देश का जो प्रमुख होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति वो निर्वाचित होता है, भारत में निर्वाचित होता है। तो ये भी गणतंत्र का ही उदाहरण है, ठीक है। भारतीय जो संघवाद है उसको सहकारी संघवाद क्यों कहा गया है, ये किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है इसको, ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन, इनका नाम याद रखिएगा। भारत को अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा है, तो केसी वेयर ने कहा। ये पूछता है, ये सीधे सीधे इनका जो वक्तव्य है ये पूछ लेता है उठा के कि अर्धसंघात्मक किसने कहा था, केसी वेयर, और सहकारी संघवाद किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये राष्ट्रीय प्रतीकों की बात कर लेते हैं हम। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय जो राजकीय चिन्ह है वो अशोक है, उस पर अशोक का स्तंभ है, ठीक है। और राष्ट्रीय गान क्या है पता है आपको, जनगण मन है, ठीक। तो देखिए उनके बारे में जानते हैं हम लोग कुछ। जैसे ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ठीक है, ये अभी कल्पनाकर्ता कौन थे, तो पिंगली वेंकैया थे ये। इसकी जो लंबाई चौड़ाई में अनुपात है वो 3:2 है। अपनाया कब गया था, 22 जुलाई 1947 को पूछा जाता है। पट्टी का रंग, ठीक है, पट्टी का रंग केसरिया है, साहस का प्रतीक। सफ़ेद है सच्चाई शांति का प्रतीक। हरा जो है वो समृद्धता उर्वरता का प्रतीक है। चक्र जो है वो बीच में है, 24 तीलियाँ होती है, नीले रंग का होता है, ठीक है। ये किसके न्याय प्रतीक किसके हैं, न्याय के प्रतीक हैं ये, ठीक है। तीलियाँ कहाँ से लिया गया ये, तो जो अशोक सारनाथ का जो अशोक स्तंभ मिला है वहाँ पे ये जो बना हुआ है चक्र, ठीक है, उसी से ये लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये देखिए अशोक का राजकीय चिन्ह, ये देखिए अशोक स्तंभ सारनाथ अंकित है इस पर, इसके ऊपर ये जो बीच वाला है इसी की बात कर रहे थे, जो चक्र की बात। सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अपनाया कब गया, ये 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। सिंहों की संख्या इसमें कितनी है, 4। अभी आपने देखा होगा जो नया बना है संसद भवन, तो नया संसद भवन बना है, ऊपर जो है वो 4 सिंहों को इसी तरीके से जैसा यहाँ पे बिठाया गया है, दर्शाया गया है, इसी तरीके से वहाँ भी बनाए गए हैं, ठीक है। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, ये न्यूज़ में रहा है काफ़ी, ठीक है। उनकी जो शेरों की जो भाव भंगिमा है, ये वाली जो भाव भंगिमा है ये, और जो संसद भवन वाली है वो अलग अलग है, तो उस पर विपक्ष ने घेरा था सरकार को, ठीक है। चलिए सिंहों की संख्या 4 है। नीचे अंकित चित्र कौन कौन से, चिन्ह कौन कौन से हैं, तो बैल है, बीच में अशोक चक्र और घोड़ा, इनका नाम याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय गान के बारे में देखते हैं। राष्ट्रगान कौन सा, जनगण मन, ये तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। अपनाया कब गया, ये 26 जनवरी 1950 को। इसकी 52 सेकंड की गायन अवधि है, मतलब आप ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे गाते रहिए और 2-4 मिनट गाते रहिए, ऐसा नहीं है। 52 सेकंड में उसको गाना है। 52 का 53 हो गया, 54 हो गया, वो अलग बात है, ठीक है, या 49 हो गया, 50 हो गया, लेकिन अब कहिए कि आप 1.5 2 मिनट गाते रहिए तो ठीक नहीं है, नियम विरुद्ध है वो, ठीक। तो ये 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था ये कलकत्ता अधिवेशन में, जनगण मन। और अगर हम आगे शायद होगा इसमें, पता नहीं है कि नहीं है, हाँ ये है ना। तो ये राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, ये 1950 में अपनाया गया। पहली बार गायन इसका हुआ था 1896 में, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक। राष्ट्रीय पांचांग के बारे में देखिए तो शक संवत पर आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया ये। अपनाया कब गया, ये डेट पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, 22 मार्च 1957 को, ठीक है। चैत्र और फाल्गुन माह, प्रथम माह चैत्र है और इसका जो अंतिम माह है वो फाल्गुन है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अन्य जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, उनके बारे में देखिए। राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया, राष्ट्रीय पुष्प कमल हो गया, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी हो गया, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन हो गया, राष्ट्रीय फल आम हो गया, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो गया। तो ये सब याद रखना, क्या पता कहीं मैचिंग वैचिंग में पूछ ले, ठीक, तो कम से कम पता तो रहे। देखिए राष्ट्रीय त्यौहार की बात करते हैं। देखिए एक तो त्यौहार होते हैं जो हम लोग मनाते हैं, जैसे दीपावली हो गया, छठ हो गया, दशहरा हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, ईद मुहर्रम, ये जो भी मनाए जाते हैं ये सब। लेकिन कुछ होते हैं जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार कहा जाता है उनको, ठीक। तो वो क्या है कि वो पूरे देश में मनाए जाते हैं और एक अलग तरीके से मनाए जाते हैं। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर और संविधान दिवस। तो ये 4 मुख्यतः जो है वो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, ठीक। तो इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय नदी गंगा कब घोषित किया गया था, 2008 में, ठीक है। इधर विविध तत्वों को देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषदें कौन सी हैं,
तो ये क्षेत्रीय जो परिषदें हैं, ये जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था 1956 में, उसके तहत इनको गठित किया गया था। उसके बाद जो एक पूर्वोत्तर भारत के लिए बनी थी, वो 1971 वाले अधिनियम से बनी थी, एक अधिनियम अलग पारित किया गया था ये, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हैं क्षेत्रीय परिषदें? तो अगर देखें तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। उसके दक्षिण, उसके अलावा भी हैं, जैसे दक्षिण के अलावा ये मध्य क्षेत्रीय है एक, और इसके अलावा भी एक और है जो पूर्वोत्तर भारत वाली है, ठीक है, तो वो भी है, तो उसका नाम भी याद रखिएगा, ठीक। 6 हैं टोटल। अच्छा, बताइए कमेंट करके आप कि जो ये क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करता है और उपाध्यक्ष कौन होता है, दोनों बताइएगा कमेंट करके। रियासत विलय और तिथि, कब विलय हुआ था इनका, और ये किसके माध्यम से विलय हुआ था इनका, वो भी बताएं। जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था, विलय पत्र पर साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने, ठीक है। हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को हुआ था, पुलिस कार्रवाई हुई थी, ऑपरेशन पोलो, याद रखना, पूछा भी जाता है। जूनागढ़ का जो है ये 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार के नियंत्रण में आया। ये 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया और 20 जनवरी 1949 को इसको ये सौराष्ट्र में इसका विलय कर दिया गया, ठीक। तो क्रम याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं क्रम, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है आएगा तो उसमें आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। मैंने बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीज़ें बताई आपको जो इसमें नहीं भी लिखा था, ठीक है। तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यार, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो ढंग से, थोड़ा लाइक कर दिया करो यार। 2 4 5 लाइक ही आते हैं, देखते हैं वीडियो 100-150 आदमी, लेकिन लाइक करते हैं 5-7 बस, ठीक है। वही रेगुलर वाले हैं, बाकी और कोई करता नहीं है, ठीक है। तो करवाइए प्लीज़ इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।